स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की और उसके बाद पश्चिम बंगाल के अधिकारी के राज तिलक से यूपी में बेचैनी आखिर क्यों है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद राज तिलक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी से जीते 207 विधायक आज अपना नेता चुन सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आज शुरू हो रही है। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी सह पर्यवेक्षक के तौर पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद बीजेपी नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में बड़ी हार मिलने के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी में आत्ममंथन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के 80 में से 70 विधायक ही पहुंचे और 10 विधायक अनुपस्थित रहे, नदारद रहे। यह इशारा काफी है कि ममता बनर्जी भले ही अपनी मॉरल विक्ट्री की बात कर रही हो, लेकिन नेता जो है वो टीएमसी के बिखराव की गवाही दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग हो गई है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि दीदी हारी नहीं है, उनकी मॉरल विक्ट्री है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता पहुंचे और चुनाव आयोग की साजिशों की वही पुरानी पर्ची उन्होंने फिर दोहराई। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्तर प्रदेश में बेचैनी क्यों है? क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ममता बनर्जी की करारी शिकस्त में जीत दिख रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का यूपी फतवों और वादों से नहीं बल्कि विकास से चलता है। उनका जोर इस बात पर रहा है कि उनकी सरकार ने राज्य की छवि को कानून व्यवस्था में पिछड़े राज्य से बदलकर विकास के मॉडल के तौर पर स्थापित किया है। यहां जाति बांटने की सियासत पीछे छूट गई है। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की जोड़ी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण समाप्त करने का झूठा ढिढोरा पीटकर जनता को गुमराह करने का महापाप किया था। अगर यह दुष्प्रचार नहीं किया गया होता तो उत्तर प्रदेश में दोनों दलों का खाता भी बमुश्किल ही खुल पाता, लेकिन अब दोनों की पोल जरूर खुल गई है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर देगी और प्रदेश कांग्रेस सपा मुक्त होगा। ये सारा बयान जो था ये केशव मौर्य का था। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया हो। आमतौर पर चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और राज्यपाल नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक के रूप में बने रहने को कहते हैं। चुनाव हारने के बाद भी पद पर बने रहने को लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है, लेकिन जो लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वे आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और संवैधानिक मर्यादा की खिल्ली उड़ाते हुए बीजेपी की जीत को बेमानी बता रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अपने तेवर दिखा रहे हैं। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि पहली बार दिखाई दिया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो, चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हो, और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं, जहां ज्यादा वोट कटा है और बीजेपी ज्यादा जीत गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि तुष्टीकरण और फतवे की राजनीति करने वाले तत्व ही जाति का सहारा लेते हैं। एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सफाया होना तय हो गया है। देखिए क्या कह रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफा होना सुनिश्चित हो गया है। कल से वो सदमे में है। मैं उनसे कहूंगा सदमे में मत रहो, सैफ ही जाओ। 27 में जाने की जगह 26 में चले जाओ, अन्यथा 27 में जनता भेज देगी। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में भी बनती और केरल में भी बनती, लेकिन इनको फर्जी आरोप लगाना है, फर्जी पीडीए चलाना है, फर्जी तरीके से वादे करने हैं और उसको निभाना नहीं है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। और सौरभ दत्ता रिपोर्टर जो है हमारे, वो कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ के पास चलेंगे और जानना चाहेंगे क्या है ताज़ा अपडेट, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक कब होगी, क्या होगा और क्या कुछ निकल कर आ रहा है। क्योंकि जब ऐसी बैठकें होती हैं तो उसके पहले जो है सियासी फिजाओं में जो है बहुत सारी बातें तैरती रहती हैं। क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमको सौरभ? निखिल, न्यू टाउन के जिस होटल पर होटल के सामने मैं खड़ा हूं, वो उसके भीतर अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो बैठक है वो चल रहा था। कुछ देर पहले यहाँ के भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार वो निकल चुके हैं। बाकी जो बैठक अब खत्म होने को आया है, ऐसे खबर मिल रहा है कि भीतर की जो बैठक चल रही थी, जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग चल रही थी, वो खत्म होने को आ रहा है। और इसी मीटिंग से अब गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सुनील बंसल है, यहाँ के राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य है, मंगल पांडे है, वो सब यहाँ से बिस्मिल्लाह कन्वेंशन सेंटर रवाना हो जाएंगे। सुबह से जो चीजें देखने को मिली उसमें दो चीजों का मेंशन करना पड़ेगा। पहला तो ये कि कोलकाता एयरपोर्ट में जब गृह मंत्री अमित शाह जी का चॉपर जब लैंड किया तो उसके बाद उनको सभी ने स्वागत किया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब उनके हाथ में गुलदस्ता थमाया तो गुलदस्ता थमाने के बाद शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने करीब खींच लिया, उनके पीठ थपथपाए और उनके साथ ही सिर्फ देखने को मिला कि उन्होंने तस्वीर खींची। फिर देखा गया कि दक्षिणेश्वर अकेले ही गए थे अमित शाह गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर जब आए, बैठक जब शुरू के वक्त जब यहाँ पर वो आए, तब देखा गया कि उनके गाड़ी में उनके साथ शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं। अमित शाह की गाड़ी के भीतर ही बैठे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। तो कहीं बीजेपी का एक खेमा का कहना है कि ये सारी इंडिकेशंस हैं कि कौन सीएम बनने जा रहे हैं। वहीं दूसरी और बीजेपी के और जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि ऐसे साइंस से कुछ भी पता करना, कुछ भी बोलना बीजेपी में वाकिफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपना जो पत्ता है वो क्लोज रखता है, वो एन वक्त पर सरप्राइज के साथ उसको खोलता है। तो फिर आज जो 207 लोगों का बैठक होगा, उस बैठक में ही पूरी बातें बताई जाएगी। वहां पर वे विधायक जो है उनकी भी बात सुनी जाएगी, उनका क्या राय है। लेकिन ये बैठक सबसे अहम है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है, ये माना जा रहा है कि यहीं से जो कैबिनेट जो है, जो सीएम फेज जो है, वो सब तय होकर फिर वहां पर जाएंगे। 207 जो विधायक वहां पर हैं वहां पर जाएंगे। और इस मीटिंग से और भी पता चल रहा है कि शायद दूसरी राज्य की तरह इस राज्य में भी 2 उप मुख्यमंत्री वाला जो मॉडल है भाजपा का, वो दोहराया जाए।
नारी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन में, तो फिर काफी महिला चेहरे हो सकते हैं कैबिनेट में। उनमें से रूपा गांगुली का नाम जिक्र आलोचना में है, अग्निमित्रा पॉल का नाम आलोचना में है, और खुद दो आंदोलन की बड़ी मूक इस बार चुनाव में खड़ी हुई थी। एक पानीहाटी की रत्ना देवनाथ जो आरजी करके निर्यातिता की मां है, और दूसरी है रेखा पात्र जो संदेश खाली का मुख था और जो अभी हिंगलगंज से लड़ी थी, दोनों ही जीती है। और बाकी बड़े चेहरों में से सपन दासगुप्ता का नाम आ रहा है, क्योंकि सपन दासगुप्ता एलिट बंगाली के रिप्रेजेंटेटिव माने जा रहे हैं। दिलीप घोष का नाम आ रहा है, कैबिनेट में उनको देखा जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से शारद मुखोपाध्याय आगे है, और अशोक दिंदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हिसाब से उनका नाम चर्चा में है, क्योंकि वो खुद भारतीय क्रिकेट दल के लिए पर खेल चुके हैं जातीय स्तर में इंडिया के लिए। और सजल घोष ये भी एक बड़ा नाम है, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ये भी एक बड़ा नाम है। तो कुल में, और उत्तर बंगाल के शंकर घोष, तो उत्तर बंगाल दक्षिण बंगाल दोनों की रिप्रेजेंटेशन आदिवासी समुदाय, मथुरा समुदाय, एसटी एसटी कम्युनिटी सबको मिलकर। ठीक सर, अब इसके इस तरह के नाम, वही मैंने कहा कि बहुत सारे नाम जो है वो चलते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये जाहिर तौर पर नज़र आप बनाए रखिए, देखिए कि इस बीजेपी के पिटारे से क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ मिलता है। फिलहाल विनोद जी, खबर एक ये भी है कि बंगाल में बीजेपी के राजतिलक से उत्तर प्रदेश की सियासत पे भी बेचैनी देखी जा रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव पहुंचे ममता दीदी के पास और साफ तौर पर राहुल गांधी की तर्ज पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ममता दीदी हारी नहीं है, ये किसको मैसेज देना चाह रहे थे और क्या क्या मायने इसके समझने चाहिए? पहले तो निखिल मैं बताऊं कि अभी जो सौरभ बता रहे थे, कितनी चालाकी से इन्होंने चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन पूरे कैबिनेट का नाम बता दिया। नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए भी उन्होंने बताया कि शुभेंदु अधिकारी किस मैं तरह वही से सुन रहा था रहे जी। तो उसने सौरभ ने चीफ मिनिस्टर के बारे में खुलासा नहीं किया कि शुभेंदु अधिकारी ही बन रहे हैं अल्टीमेटली जी, लेकिन वो पूरी कैबिनेट उनकी बता दी कि ये कैबिनेट के मिनिस्टर हो सकते हैं। एनीवे, ये तो बीजेपी के जीत का जश्न है, ये अभी चलेगा निखिल। तो और ये मैं क्या कहूँ कि इसकी बात समझ सकते हैं कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक जीत को हम लोग इस समझ सकते हैं कि अंग बंग के बाद जो आप देखिए इसके बाद कि बंगाल जो था अंग बंग में और कलिंग के बाद, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपना एक सपना था। और बीजेपी के लिए ये आप सोचिए कि उसके जो संस्थापक पुरुष है, तो उनके एक सपने को जिस दौर में 2026 में आते आते पूरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो ये बड़ा जश्न का है। भले ही उसमें उसके जश्न को ये बनाने के लिए कुछ लोग अपना छुरछुरी बम सब छोड़ रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो हार से हाहाकार है, ये कल अखिलेश यादव के कलकत्ता पहुंचने पे दिखा। उधर गवर्नर ने विधानसभा को भंग कर दिया था जी, और ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री बन गई थी जी। लेकिन अखिलेश यादव पहुंचते हैं और ये बात का समर्थन करते हैं ममता बनर्जी के मोरल विक्ट्री का कि ममता जी दीदी हारी नहीं है। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। मैं इसलिए फ्रस्ट्रेशन कहता हूं कि आप ये देखिए कि उसी एक दिन पहले टीएमसी के सारे जो जीते हुए विधायक दल हैं, उनकी मीटिंग होती है उसी कालीघाट में जहां अखिलेश जी मिलने गए थे। वहां 10 विधायक, 80 में से 10 विधायक नदारद थे। आज हम देख रहे हैं कि टीएमसी के कम से कम 7 प्रवक्ता जो नेशनल और रीजनल प्रवक्ता हैं, उन्होंने टीएमसी से रिजाइन कर दिया जी। अभिषेक ने जिन लोगों को अपना सबसे खास बनाया था, ये भी आप देख लीजिए इनका, इन लोगों ने रिजाइन कर दिया और कहा कि भैया हमारी तुम्हारी टीएमसी नहीं चाहिए। ये गुंडागर्दी की संस्कृति वाली टीएमसी जो है वो लोगों को एक उबाव सी हो गई है जी। खुद अखिलेश के जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार लूट खसोट के कारण ये करारी हार हुई है। नंदा क्या नाम है उनका जी। और यहां अखिलेश जी जाके ये बात कहते हैं कि ये दीदी की हार नहीं हुई है, इन्हें चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर हराया है। तो जाहिर सी बात है कि वो मैसेज उनका उत्तर प्रदेश के लिए है। ये मैसेज कम से कम इस संदेश को राहुल गांधी और अखिलेश दीवार पे पढ़ रहे हैं कि आपका ये तुष्टीकरण और आपका ये जाति में बांटने की तमाम साजिशों को बंगाल ने फेल कर दिया है। और ये बंगाल आपको भारत के राष्ट्र के
एक चिंतन को जो सामने में लाया है, यही योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि भारत के जो राष्ट्रीय चिंतन है उसकी स्वीकृति अगर बंगाल से मिली है तो यही स्वीकृति आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी। ये घबराहट कम से कम अखिलेश को बंगाल से क्या कलकत्ता और दीदी के घर तक ले गया। ठीक है डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी, क्या जिस तरह से विनोद जी ने कहा कि ये घबराहट है दरअसल, और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो मॉडल है कहीं वो उत्तर प्रदेश में रिपीट ना किया जाए, इसलिए भी कुछ मैसेज देना चाह रहे थे अपने वोटर्स को भी कि हम खड़े हैं ममता दीदी के साथ में। क्या कैसे देखेंगे इसको, कैसे डिफेंड करेंगे इस बात को? आप एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लीजिए भुवन भास्कर जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है जी। जी 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 आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अभी साथी वो बता रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां जाकर कहा कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अब ये बहुत सारी चीजों को भूल गए हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। ये दोनों के अलावा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भी भेजी गई ताकि तृणमूल कांग्रेस को, और जो नारी वंदन की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, एक नारी को हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री सब आए, तब जाके आदरणीय ममता जी को इस स्कोर पे आना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं ये हार के बाद जो 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई थी, उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई उसके परिदृश्य भी देखे गए, किस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों को तोड़ा गया, किस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, वो भी सोशल मीडिया पे। और आदरणीय ममता जी जो कि उस समय तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी पीटा गया। ये इस भारतीय जनता पार्टी का नारी वंदन पूरा देश देख पा रहा है, और मैं इसको न केवल हमारा नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस देश में। ये भी अब जब इतिहास बन गया है, तो ये अगर फोर्सेस लगाई गई हैं इलेक्शन को ठीक से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो इसलिए बदनाम ही था कि वहां पर हिंसा होती है, चुनाव पूर्व हिंसा होती है, चुनाव के दौरान हिंसा होती है, तो अगर फोर्सेस लगाई गई तो उसमें दिक्कत क्या है? तो जो आपने कहा जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, 2.5 लाख जो आई है, उनका कार्यकाल अभी बंगाल में चल रहा है। हाँ, वो पोस्ट पोल वायलेंस रोकने के लिए। जी हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या वो मूक दर्शक बने हुए थे? उसके बाद ये हिंसा जो हो रही है वो किसके इशारे पर हो रही है, ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स का काम खत्म नहीं हुआ था, चुनाव कराना नहीं था, चुनाव के बाद हिंसा ना हो ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी। वो जिम्मेदारी निर्वहन नहीं हो पाई। वो क्यों? वो किसके अंतर्गत आते हैं? क्या वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो प्रदेश ने ये भी देखा है कि कार्यालय को किस प्रकार तोड़ा जाएगा, कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। देश और प्रदेश इस बात को देख पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की रक्त रंजित राजनीति पश्चिम बंगाल देख पा रहा है, और ये भी देख पा रहा है कि किस प्रकार एक नारी को हराने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र। नारी अगर आपकी प्रतिस्पर्धा में है तो उसके खिलाफ चुनाव ना लड़ा जाए, नारी वंदन आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? मतलब ये बड़ा हास्यास्पद तर्क है सर, ये बड़ा हास्यास्पद तर्क है कि अगर आपके क्या दिल्ली में अगर रेखा शर्मा मुख्यमंत्री हैं तो उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी या फॉर दैट मैटर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? या कोई आप ही के पास या बीजेपी के कोई अगर महिला प्रत्याशी होगी किसी भी सीट से उत्तर प्रदेश में, तो क्या सपा नहीं उतारेगी उसके खिलाफ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरा मतलब ये था कि नारी को हटाने के लिए ये सारे अनैतिक कार्य बंगाल की धरती पे हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पे हुए, सुभाष चंद्र बोस की धरती पे हुए, ये देश के हमारा स्वामी विवेकानंद की धरती है,
जो पूरे जीरो का ज्ञान जिन्होंने पूरे विश्व को दिया, ये ऐसी धरती को कलंकित करने का साहस अगर किसी ने करा है तो भारतीय जनता। ये तो खैर मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारे साथ में डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत भी है आपका। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी को रिस्पॉन्ड करें आप। वो ये कह रहे हैं कि एक महिला को हराने के लिए आप सब लोग वहां पहुंच गए, 2.5 लाख फोर्सेज आखिर क्यों गई? और ये चुनाव दरअसल वही अखिलेश यादव ने जो कहा है कि राहुल गांधी की तर्ज पे कि ये चुनाव चोरी हो गया है, दीदी हारी नहीं, हराया गया है। देखिए, आज सनातन के गौरव की पुनर्स्थापना का महापर्व है। कल जब हमारा शपथ ग्रहण होगा, सनातन का जो एक तरह से अधिष्ठान है और उनके ध्वजवाहकों की कतार अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। लेकिन पिछले 50-70 वर्षों में एक सनातन का जो एक तरह से उसे नीचा करने का प्रयास चला, पहले कम्युनिस्टों द्वारा, बाद में कांग्रेसियों द्वारा, उसके खिलाफ जनता ने अपने अभिमत का प्रयोग किया है। और इस तत्वावधान में जन कल्याण को अपने ध्येय के रूप में आत्मसात करते हुए जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उसे हम लोग शिरोधार्य करते हैं और कल शपथ लेने जा रही है हमारी सरकार। इस पृष्ठभूमि में मैं यह कहना चाहूंगा कि ये बड़ा ही हास्यास्पद तर्क है। जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हिंसा का जो तंत्र है वो यहाँ के समाज में विश्वमन कर गया, यहाँ समाज में हिंसा एक तरह से मेन स्ट्रीम के रूप में स्थापित हो गया, जिसमें आरजी कर जैसी घटना हुई एक महिला के डॉक्टर के खिलाफ, जिसकी अणुगूंज समूचे विश्व में सुनाई दी। कस्बा लॉ कॉलेज की बात हो, दुर्गापुर की बात हो, एक वयोवृद्ध नर्स के साथ जो कुचक्र हुआ, पार्क स्ट्रीट हो, ऐसे कई घटनाएं जिसमें महिलाओं के खिलाफ बड़ा ही दुराचार हुआ। और कई मामलों में, हांस खली का मामला है, हर मामले में कहा गया कि यह कुचक्र की तरह यह षड्यंत्र है। और इसके अलावा यहाँ देखिए कि 40 लाख लोगों का पलायन हुआ, 30 लाख नौकरियां गई। और इसके अलावा यहाँ जो पहले जो बंस स्टैंडर्ड हो या डनलप हो, बहुत सारी ऐसे उद्योग थे। और इसका जो भारतीय जो हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसका जीडीपी में जो अनुपात था 10.5% था 1960-61 तक, घट के 5% हो गया। और प्रति व्यक्ति आय जो 100 के बदले 127 रुपए थी, घट के 83 रुपए हो गई। इसके अलावा जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को प्रश्रय देते हुए 10 जो जिले हैं उनकी जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिससे कि सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया। यहाँ जो है तो 26,000 नौकरियां चली गई। यहाँ 20 से 25 लाख लोग जो कि सरकारी या तो नौकरी में थे या उनके आश्रितों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला, डीए का लाभ नहीं मिला। इससे क्या हुआ? और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको कोई काम नहीं, तो सिंडिकेट के साथ जुड़ गए और इसके बाद केवल वो लोग सत्ता तंत्र के साथ उसके द्वारा पोषित होते हुए अपराध में संलिप्त होते चले गए। जो तृणमूल शासन का जो जितनी योजनाएं थी वो सब सिंडिकेट के माध्यम से, लोकल पाड़ा के गुंडे के माध्यम से, या जो काउंसिलर है उसके द्वारा जो पोषित गुंडा तत्व तो उसके माध्यम से उनको लाभ मिलता था। जो बीजेपी करते तो उनका लाभ नहीं मिलता था, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता था। इस तरह से यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। और जनता ने एक तरह से ऐसी कुव्यवस्था के खिलाफ एक तरह से विद्रोह का लोकतांत्रिक तरीके से एक तरह से एक ऐलान किया, जो कि मतपत्र जो कि इस ईवीएम के माध्यम से प्रकट हुआ। डॉक्टर निखिल, दरअसल हम लोग डॉक्टर निखिल, जनता का अपमान है। डॉक्टर निखिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, दरअसल हम लोग चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट पे जो कल ममता बनर्जी से मिले थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ भी ये ममता जी की मॉरल विक्ट्री है, वो हारी नहीं, उनको हराया गया। देखिए, ये तो ऐसा है कि ये बड़ा ही हास्यास्पद तर्क है। साथ में चुनाव हुए, उसमें केरल में यूडीएफ की सरकार का गठन हुआ, तमिलनाडु में भी हम ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी बने, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन विजय की पार्टी ने एक तरह से वहां पर अधिक सीटें हासिल की। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि इसी ईवीएम के माध्यम से पिछले 3-4 चुनाव में ममता बनर्जी ने हमें पराजित भी किया और लोकसभा में भी उनकी सीटें हमसे बढ़ी। तो जब ईवीएम आपके लिए कारगर हो तो ईवीएम अच्छा है। इस तरह से जो इनके विरोध का आधार है, इसकी आलोचना पूरे 5-7 साल से चल रही है। ईवीएम में 41 PIL हुए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं निकला। जब आप हार जाते हैं तो जिस तरह एक नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है कहता है कि प्रश्न पत्र कठिन था या आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक ये वही बात है।
और इस क्या लोकतांत्रिक ये परिपाटी के आपने खिलाफ आपने है। किस तरह से, दरअसल मैं ये समझ आया, तो मैं विनोद मिश्रा जी के पास आऊंगा। जी निखिल जी, आपने अपनी बात कही है। विनोद मिश्रा जी, जी। क्या ये आगे की तैयारी के लिए भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि आगे अगर उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब होगी तो ये कह दिया जाएगा भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, ये जो प्रश्न पत्र है ये ठीक नहीं है, जो परीक्षक है उसमें कमियां हैं, क्योंकि तैयारी हमने नहीं की, हम नहीं बताएंगे। और अगर स्थिति ठीक, जीत जाएंगे तो वाह वाह। निखिल, मैं इसलिए आपने जो बात कही है बिल्कुल परफेक्ट वही है। बंगाल का यह चुनाव और बीजेपी की ये बम्पर जीत अखिलेश यादव जी के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, आता हूँ प्रसून जी। आउट ऑफ सिलेबस ये है। मैं प्रसून जी की बात कह रहा था। जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी जो बता रहे थे नारी वंदन की, नारी वंदन क्या होता है जोशी जी? इससे पहले अखिलेश यादव से जाने से पहले भी आप कभी बंगाल देखे थे या पढ़े थे? ये आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर की रेप हुई थी और उसके बाद उसकी हत्या हुई थी, क्या अखिलेश यादव के कभी उसके लिए एक ट्वीट भी है? संदेश खाली में जो एक गरीब महिला जो जीत के आई है, उसके जैसे कम से कम वहां दर्जनों महिलाओं के साथ में महीनों तक रेप होते रहे। क्या इस संदेश खाली के लिए कभी आपकी पार्टी की तरफ से, कोई पीडीए की तरफ से कोई संदेश गया था? गया था उन महिलाओं के लिए जिनके जो शोषण का आक्रोश है वो बंगाल में बीजेपी के इतनी बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण बना है। कभी गए थे? अभी हमारे ग्राफिक्स को देखिए, 70-80% एससी के सीट बीजेपी ने जीती है। एसटी की सीटें देखिए हमारे ग्राफिक्स में, बीजेपी की सीट। आप सीधे आप लोग देखना नहीं चाहते हैं चीजों को। वो सीटें 100% एसटी की सीटें बीजेपी ने जीती है। सीटें बीजेपी जीत रही है, पीडीए लेके आप घूम रहे हैं। ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। इस चीज को मानिए इस बात को कि जो हताशा में आप लोग इस बात को इलेक्शन कमीशन और भारत के जो संवैधानिक संस्था है उसको अपमानित किए जा रहे हैं, तो जनता इस बात को जानती है कि लाल किताब पॉकेट में रख के संविधान की बात करेंगे और ममता बनर्जी के रिजर्वेशन पे आप न देने पे आप चुप रहेंगे, तो ये सब कुछ जनता जानती है। सिर्फ पीडीए और संविधान दिखाने से काम नहीं चलता। ठीक विनोद जी। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जी। भारतीय जनता और जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनकी बात को सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से। इनको याद होना चाहिए कि 400 पार की करने वाले का हश्र क्या करा था इस पीडीए के विजन ने। याद है आपको? उत्तर प्रदेश है, मैं याद दिला दूं, 80 के 80 की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी और विश्लेषक जिस माइंडसेट के व्यक्ति है, मैं इनको बताना चाहता हूं, हवा निकाल दी थी पीडीए ने आपकी भारतीय जनता पार्टी की। कितने पे रह गए? बड़ी बात सुन लीजिए, लिसन टू मी, हंस लीजिए बाद में। मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना है। 80-80 की बात करी थी और आपकी हैसियत ये पीडीए ने और सामाजिक न्याय ने और जाति जनगणना ने वहां पर 33 पर कर दी थी। आगे के लायक आपको। अरे आपके सामने में ग्राफिक्स है भाई, मैं आपको ग्राफिक्स दिखने के लिए बोल रहा हूं। आप मुझे पीडीए पे ज्ञान दिया जा रहा है, मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। सुन तो लीजिए उनको। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी। मुझे उनकी बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, मैंने ध्यान से सुना है। सुनने की हिम्मत रखिए विपक्ष को। आप हमें सदन में नहीं बोलने देंगे, सड़क में नहीं बोलने देंगे। नहीं, बोलिए सर, बोलिए। यही लोकतंत्र की हत्या है जिसे माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, और यही आप करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप लोग बात बता रहे थे अभी वहां पर उत्तर प्रदेश, वहां पर ममता जी के शासन की, आप भूल गए। आप ही के राजनीतिक दल के जो गृह राज्य मंत्री था, उसी का बेटा किसानों पर छाप चला रहा था। ये सत्ता का अहंकार हमने देखा। और बेटियों की बात आप किस मुंह से कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के पास क्या देखा था हमने? पहलवान बेटियों को रगड़ा गया। क्या देखा हमने? विनोद इनका जो स्वागत था। हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग चर्चा से भटक रहे हैं। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी, मैं ये कह रहा हूं, आपने इसको बताया कि ये दरअसल ये इस तरह की बातें करेंगे तो मतलब सभी लोग, मुझे लगता है 20-20 मिनट बोलेंगे फिर भी ये पूरी नहीं होगी। मैं ये कह रहा था कि ये जो जनादेश की बात आई है, क्यों सम्मान नहीं करेंगे इसका? ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये लूट लिया गया? अगर अभी मैंने देखा जो बाइट दी है अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा ये पहली बार है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी साथ मिलकर लड़े हैं। जी, ये उनको याद नहीं होगा कि वो आरोप लगाकर भूल जाते हैं। ये पहली बार नहीं है। ईवीएम, इस बार तो एसआईआर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ईवीएम को लेकर न जाने कितनी बार कहते रहे हैं। तो ये नए आप वो जो जिसको कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब, और नए आरोप को दूसरे तरह से कहिए, पुराने आरोप को नए ढंग से लगाइए।
जवाब ले लीजिए जी। माननीय अखिलेश यादव जी को पूरे देश ने सुना था, सदन में क्या कहा था। ये हिम्मत केवल अखिलेश यादव में। उन्होंने कहा था मैं 37 सीट के आया हूँ, जीत के आया हूँ, अगर मैं 80 के 80 भी जीत जाऊं तो मैं कहूंगा ईवीएम की प्रणाली ठीक नहीं है। ये कहने का साहस किसी ने करा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था। और देश के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र में कहने का काम करा था संसद में। आपने अगर उनकी बात को सुना होगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई साधारण जगह नहीं कहा था। और 37 सीट जीतने के बाद कहा था कि ईवीएम पर हमारा विश्वास नहीं है। ये वो जीतने के बाद कहा था, हारने के बाद नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हार के आए तो वहां पर 80 की 80 बात करते। ये साहस अखिलेश यादव जी का। तो अच्छा, ईवीएम पर विश्वास नहीं था सर, फिर ये कैसे जीत गए 33 सीटें? मैं आपको उसी को, उन्होंने क्या मंत्र दिया, उन्होंने कहा ईवीएम से जीत के ही हम ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ये संदेश माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। चलिए ठीक है सर, चलिए इस चर्चा को यही विराम देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह तो हम लोग शायद किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ठीक है, ये बात शायद अगर बीजेपी की तरफ से या किसी और की तरफ से आए तो ठीक है, लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन जो आपने नारी वंदन की बात की, मुझे बस इतना ही याद आता, और मैं इसी के साथ खत्म करूंगा कि गेस्ट हाउस कांड को अंजाम देने वाले लोग अगर नारी वंदन की बात करें तो सर बहुत कई बार सूट नहीं करता। लेकिन चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर निखिल प्रसून आपका भी धन्यवाद, विनोद मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद, सौरभ आपका भी थैंक यू। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे तमिलनाडु की सियासत की।